ये मैं पढ़ता रह गया, ढूंढता रह गया कि अगर पुरुष की गड़बड़ी से स्त्री जो है वो क्या कहते हैं गर्भवती ना हो पा रही हो, तो स्त्री को तो उसको स्त्री जो को है क्या कहते हैं, हाँ, स्त्री को जो है वो 2-3 विवाह करने का या केप्ट रखने का अधिकार है कि नहीं? है उनके मौलवी ही फैक्ट से दे सकते हैं, हम लोग तो दे नहीं सकते। जो मुस्लिम सोसाइटी के जो लोग हैं कम से कम वही डाटा लेके आए कि देश में कितने मुसलमानों ने, और गवर्नमेंट को भी चाहिए जो दुष्प्रचार करती है, गवर्नमेंट में सारे मुसलमानों के घरों में सर्वे करा ले कि कितने मुसलमानों ने 4 बीवियां रख रखी है और कितने मुसलमानों ने 3 शादियां कर रखी हैं। और जैन स्वामी साध्वियों को जो है वो क्या कहते हैं सिद्ध करते हैं, इसका क्या करोगे? पादरी जो है वो नन्स को जो ठीक करते हैं, उसका क्या करोगे? आपके जो और बड़े बड़े बाबा के आश्रमों में जो साध्वियां हैं जो उनकी कोठारीन बन के रहती हैं, उनको जो है वो करते हैं, उससे क्या करोगे? तो कहने सुनने में बहुत सी बातें हैं, आचरण में नहीं होती। पाकिस्तान में डाइवोर्स को लेकर काफी प्रोग्रेसिव अमेंडमेंट किया पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया, जबकि भारत में चलता रहा। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा पॉलिटिकल है, तो फिर तो कोई मतलब नहीं है इसका। वो राजनीतिक लाभ लेना चाहती है, चुनाव जीतना चाहती है, तो कर जो ले। मुस्लिम धर्म गुरु हैं, हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि जब इनके आलोचना में कि पर्सनल लॉ को ये बनाए रखना चाहते हैं, तो इनकी आलोचना में इनके विरोधी कहते हैं कि भाई फिर आप ये भी कहिए कि हमको जो है मुस्लिम क्रिमिनल लॉ भी चाहिए, जहां चोरी में हाथ काट दिया जाता है, आपके व्यभिचार में जमीन में गाड़ करके पत्थर पत्थर मारा जाता है, तो वहां आपको सिविलाइज्ड कोर्ट चाहिए। इज एवरीथिंग फेयर इन लव, वॉर एंड पॉलिटिक्स? क्या इश्क, जंग और राजनीति में सब कुछ जायज? दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नाम। दो खास मेहमान हैं, जेपी सिंह साहब हैं, संजीव पांडे साहब हैं। लगातार आप सुन रहे हैं अम्बेडकर नामा पर, पूरे आज अपडेट के साथ इस एपिसोड में मौजूद है। सीधे चलते हैं अपने दोनों गेस्ट मेहमानों के पास और उनसे जानते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत चर्चे में है, बहुत कूद कूद के लोग ये आ जाएगा, ये यूनिफॉर्म हो जाएगा। क्या यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड नहीं होना चाहिए कि एक ही केस में एक आदमी जेल में है और बाकी मजे भोग रहा है, चाहे टेनी हो चाहे ब्रजभूषण हो? वो मजे भोगने की बात छोड़िए, हम तो जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि जब इनके आलोचना में कि पर्सनल लॉ को ये बनाए रखना चाहते हैं, तो इनकी आलोचना में इनके विरोधी कहते हैं कि भाई फिर आप ये भी कहिए कि हमको जो है मुस्लिम क्रिमिनल लॉ भी चाहिए, जहां चोरी में हाथ काट दिया जाता है, आपके व्यभिचार में जमीन में गाड़ करके पत्थर पत्थर मारा जाता है, तो वहां आपको सिविलाइज्ड कोर्ट चाहिए। तो कहने का मतलब है कि आपकी चॉइस के अनुसार, हमारी चॉइस के अनुसार नहीं हो सकता। कुछ हमारे मन से होगा तो कुछ आपके मन से होगा, कुछ आपके मन से होगा तो कुछ हमारे मन से होगा। लेकिन अगर आप किसी भी चीज का विरोध करते हैं तो आप फिर एक चीज पे क्यों अड़े हुए हैं कि ये रहना चाहिए तो दूसरा क्यों न रहे? कि चोरी करने में हाथ काट दिया जाए और जो है क्या कहते हैं जमीन में गाड़ के मारा जाए जो है जिना करने पर। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब पिक एंड चूज है कि जो हमको अच्छा लगे वो हमारा रखिए, जो हमारा अच्छा ना लगे वो हमारा ना रखिए। वैष्णव और शैव सेक्ट में भी आपसी में सिद्धांत, हिंदू धर्म में भी बहुत सारी शाखाएं हैं, बहुत सारे हाँ प्रैक्टिसेस हैं। हाँ, तो शादी करने के यही मैं कह संस्कार रहा, अलग हैं। यही मैं कह रहा हूँ, विष्णु तो वैष्णवों उस का चले, विविधता को ध्यान में रखा गया है। वैष्णवों को चले तो लहसुन और प्याज जो है सब जगह बंद करा दें। और उन्होंने अपना एक ऐसा जो है मंत्र सब छोड़ रखा है कि उन्होंने तो तमाम कथा की किताबें निकाल रखी हैं, सोमवार व्रत कथा, मंगल व्रत कथा, उसमें एक बात कॉमन है कि व्यक्ति को शाकाहारी होना चाहिए, व्यक्ति को तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। ये सभी किताबों में है, चाहे संतोषी माता की किताब हो, चाहे वैभव लक्ष्मी की किताब हो, चाहे आपका जो है मंगलवार व्रत कथा हो, चाहे सोमवार व्रत कथा हो। और जबकि जो हिंदू धर्म शास्त्र के सबसे बड़े जो है अथॉरिटी हैं उत्तर भारतवर्ष में, भारत रत्न है प्रोफेसर पीवी कांडे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि प्राचीन काल में जो श्राद्ध होता था तो वैदिक श्राद्ध मांस भोज से होता था, वो आपका निरामिष भोज से नहीं होता था। और आज भी कर्नाटक के गांव गांव में ऐसा होता है, जो वैदिक श्राद्ध होता है पूरे महाल्या जो पितृपक्ष होता है उसमें, वहां जो है वो गांव गांव में मांस भोज होता है सामूहिक। लेकिन वैष्णव का बस चले तो लहसुन प्याज से लेके सब आपके घर में वर्जित करा दें। मैं जैनियों से पूछता हूं
जो रात में 9 बजे के बाद जो है 2 पैक मार के भोजन करते हैं। मैंने कहा यार ये जैन धर्म के तो बहुत बड़े तुम प्रशंसक हो। वो लोग तो कहते हैं कि सूर्यास्त के पहले खा लेना चाहिए। मैं कई जैनों को जानता हूँ जो सूर्यास्त के पहले खा ले रहे हैं, और तुम तो 9 बजे रात के बाद जो है 4 पैक मार रहे हो, उसके बाद जो है मुर्गा तोड़ रहे हो। ये कौन सा जैन धर्म हुआ? कहीं अरे यार छोड़ो, कहने की बात कुछ और होती है, करने की बात कुछ और होती है। अब जैन धर्म में तो ब्रह्मचर्य लिखा हुआ है, और जैन स्वामी साध्वियों को जो है वो क्या कहते हैं, सिद्ध करते हैं। इसका क्या करोगे? पादरी जो है वो नन्स को जो ठीक करते हैं, उसका क्या करोगे? आपके जो और बड़े बड़े बाबा के आश्रमों में जो साध्वियां हैं, जो उनकी कोठारीन बन के रहती हैं, उनको जो है वो करते हैं, उससे क्या करोगे? तो कहने सुनने में बहुत सी बातें हैं, आचरण में नहीं होती। जी संजीव जी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत, उसमें यूनिफॉर्म देखिए, क्रिमिनल। जी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला सिर्फ 3 मसलों से संबंधित है। खाना पीना कपड़ा से कोई मतलब उसका नहीं है। एक है डाइवोर्स, मैरिज, धन, हेरिटेज, प्रॉपर्टी राइट्स, संपत्ति। संपत्ति, इससे लेना देना है। और इन तीनों के पीछे अगर सरकार कहती है कि हम यूसीसी लाएंगे, तो पहले सरकार ये स्पष्ट करे कि वाकई में वो क्या रिफॉर्म करना चाहती है कि कोई उसका पॉलिटिकल एजेंडा है। पॉलिटिकल एजेंडा है तब तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर सरकार रिफॉर्म करना चाहती है तो रिफॉर्म यूनिफॉर्म सिविल कोड के बजाय जो उनके पर्सनल लॉ हैं, उनके पर्सनल लॉ में ही अमेंडमेंट करें। और इस पर डिस्कशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी हुआ था और लंबा डिस्कशन हुआ था। और डॉक्टर अंबेडकर ने भी बहुत अच्छी बात रखी थी। और खास करके उन्होंने जो फ्रंटियर स्टेट, जो फ्रंटियर था पाकिस्तान के बॉर्डर का, जिसको फ्रंटियर स्टेट्स बोलते हैं, वहां पे जो पश्तूनों के अंदर जो लागू होने वाला जो पश्तूनावली कोड था, जिन पे इस्लामिक लॉ लागू नहीं होता था, उस पे उन्होंने काफी विचार रखा था कि ये आप इस्लामिक कोड के हिसाब से नहीं चलते, आपका ये पर्सनल लॉ नहीं है। और जितने मुस्लिम जो चिंतक थे उसमें कई प्रोग्रेसिव चिंतकों ने ये कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू ही करना है तो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की जगह जो हमारा जो रिलीजन है, पर्सनल लॉ जो है, उसके अंदर प्रोग्रेसिव आप अमेंडमेंट्स कर दें। एक तो जो मेंबर थे मुस्लिम समाज के थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, मैंने डिटेल पढ़ा इस पे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या डिबेट हुआ था यूनिफॉर्म सिविल कोड पे। तो एक मुस्लिम मेंबर ने तो यहां तक कहा था कि आप ऑप्शनल कर दीजिए, पर्सनल लॉ भी रखिए और यूनिफॉर्म सिविल कोड भी रख लीजिए। जिसको यूनिफॉर्म सिविल कोड में जिस लेडी को जाना होगा, जिसको राइट लेना होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड में ले ले। जिसको मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ में जाना होगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ में ले ले। सवाल ये है कि जो यूनिफॉर्म सिविल, जो मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ जो आप इंडिया का देख रहे हैं, ये लॉ पाकिस्तान में भी नहीं है। ये 1936 में जब अंग्रेजों ने इनको बना के दिया है, इन्होंने यहाँ के मुल्ला समाज को नहीं बनाया। उस पे एक चर्चा करेंगे हम लोग। आज तो हम लोग मैं चूंकि मैं ये कह रहा हूं कि वो 1936 के बाद पाकिस्तान के अंदर उसमें खासे अमेंडमेंट हुए। पाकिस्तान में डाइवोर्स को लेकर काफी प्रोग्रेसिव अमेंडमेंट किया पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने। ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया, जबकि भारत में चलता रहा। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा पॉलिटिकल है तो फिर तो कोई मतलब नहीं है इसका। वो राजनीतिक लाभ लेना चाहती है, चुनाव जीतना चाहती है तो कर ले, यूनिफॉर्म सिविल कोड बना ले। भारतीय जनता पार्टी अगर दिल से ईमानदार होगी तो खुद कानून नहीं बनाएगी, पहले जो उनके समाज के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो मुल्ला हैं, उनको बुलाएगी, उनको कहेगी कि आप बताइए कि आपके यहाँ क्या प्रोग्रेसिव लॉ लाया जा सकता है। सरकार कौन होती है, पहले तो उनसे तो डिस्कस कर लो जो समाज के लोग हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड पे डिस्कशन को रखते हुए ये बहुत सारी चीजों को देखना होगा। पॉलिटिकल पार्टियां, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना वोट बैंक का एजेंडा है, उसका गेम चल रहा है। ना कोई मुसलमानों का हित चाह रहा है और ना कोई यहाँ हिंदुओं का हित चाह रहा है, बड़ी सीधी सी बात है। अब जो हाँ, एक बात और बताना चाहता हूं कि यूनिफॉर्म जो क्रिमिनल लॉ की जो बात कर रहे हैं, तो यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ को तो लागू करने वाली की भी ईमानदारी चाहिए। लॉ तो है, अब जो लॉ देखिए, जब ब्रजभूषण शरण सिंह पे आप जो बात कर रहे हैं कि कानून है, अब ब्रजभूषण शरण सिंह चूंकि बीजेपी के साथ है तो पुलिस की हिम्मत नहीं हो रही पकड़ने की। अगर कोई कांग्रेसी होता, कोई आम आदमी होता तो पुलिस तो पूछती नहीं, तो घसीटते हुए ले जाती, पीटती उसको, पहले तो 5-7 तमाचे उसको लग जाते हैं वहीं पे। तो ये तो देखिए, लॉ तो यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ है। आप चूंकि फिर रूलिंग पार्टी के बंदा है तो क्या कीजिएगा, रूलिंग पार्टी के बंदा है तो वो रूलिंग पार्टी के, तो देखिए एक चीज मैं फिर बता देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई अभी ओबीसी भी, ब्रजभूषण शरण सिंह तो ऊंची जाति के राजपूत है, कोई ओबीसी भी होते, जिससे मैंने और भी 1-2 उदाहरण दिए। वो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी खासियत है कि अंतिम समय तक अपने बंदों को प्रोटेक्ट करती है, चाहे कोई भी हो, उसका समर्थक होना चाहिए।
तो उसको प्रोटेक्ट करती है, खासियत है। कांग्रेसी नहीं प्रोटेक्ट कर पाते, जान बचा के भाग जाते हैं, कहते हैं नहीं 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 हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो मैं समझता हूं कि भाजपा के प्लस पॉइंट भी है कि अपने बंदों को अंतिम समय तक प्रोटेक्ट करती है। अब ये जरूर करेगी कि अब ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्ज फ्रेम अगर हो गया तो ब्रजभूषण शरण सिंह को भाजपा कहेगी कि देखिए भाई हम आपको टिकट तो नहीं दे सकते हैं, आप अपनी पत्नी को लड़ा लीजिए या अपने बेटे को लड़ा लीजिए, क्योंकि अगर आपको हम टिकट देंगे तो सारी महिलाएं कहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में इन्हें घूमना शुरू कर दें। तो ये भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर। मैं यहाँ एक और बात कहना चाहता हूँ कि मैंने तो आज तक खूब बड़े बड़े मुसलमानों से लेके छोटे छोटे बीड़ी बनाने वालों तक को देखा है। भैया एक शादी होना इनके यहाँ मुश्किल है, 4 शादी कहाँ से होगी। कितनी लड़कियां कुंवारी रह जा रही क्योंकि उनके लायक लड़के नहीं है, वो उच्च कुल के मुस्लिम है, नीच कुल के मुस्लिम में शादी नहीं करना चाहते। कितने लोग हैं, आज तक कोई दिखा नहीं जहां होगी भैया 4 शादी किसी भी मुसलमान की हुई हो, चाहे बड़ा से बड़ा हो। और आप ही बताइए दिल्ली में अहमद पटेल से बड़ा मुसलमान कौन था जो है राजनीति में? उनकी एक पत्नी थी कि 4 पत्नी थी? मुख्तार अब्बास नकवी की पत्नी तो हिंदू है, सिकंदर बख्श की पत्नी हिंदू थी, समझे आप। दूसरा एक गोवा सिविल कोड के बारे में भी बहुत जो है हल्ला है कि गोवा में जो है वो क्या कहते हैं पुर्तगाली जो है गोवा सिविल कोड बना के गए, तो उसका भी विद्रूप सुन लीजिए। उसमें है कि 2 साल या 3 साल के भीतर अगर बच्चा नहीं होता तो पुरुष को दूसरा विवाह करने का अधिकार। उसमें है कि अगर 7 साल या 9 साल में अगर स्त्री आपकी केवल लड़की पैदा करती है और लड़का नहीं पैदा कर पाती तो आपको दूसरा विवाह करने का अधिकार है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये गोवा का यूनिफॉर्म सिविल कोड है, गोवन सिविल कोड। और लेकिन ये मैं पढ़ता रह गया, ढूंढता रह गया कि अगर पुरुष की गर्भवती से स्त्री जो है वो क्या कहते हैं गर्भवती ना हो पा रही हो तो स्त्री को तो उसको जो है क्या कहते हैं, हाँ स्त्री को जो है वो 2-3 विवाह करने का या केप्ट रखने का अधिकार है कि नहीं। चलिए वाह शानदार, आप दोनों का बहुत जी जी संजीव। देखिए जो मुसलमानों में जो 4 शादियों की बात पे मैं भी कई दिनों से सोच रहा था और मैंने प्रैक्टिकली सोचा। मैंने अपने बचपन के सारे दोस्तों का नाम लिस्ट देखा जो मुस्लिम कम्युनिटी के थे, और मैंने अपने आसपास के मोहल्लों में भी जो बोधगया में मेरे आसपास के मुसलमान पड़ोसी वहाँ थे उनका भी मैं सबको ध्यान से देखा। मैं कहा नॉट ए सिंगल फैमिली जिसमें मिला जिसमें कोई 2 शादियां थी, और तो और मुझे कोई ऐसी फैमिली भी जिसमें नहीं मिली जिसने अपनी बीवी को डाइवोर्स दे दिया और कोई दूसरी शादी कर ली। कम से कम 50-60 फैमिलियों का तो मैं खुद किया, मैं तो सारे देश का सर्वे तो कर नहीं सकता, लेकिन कम से कम उन लोगों को देखा जो मेरे साथ बचपन में 5-7 मुस्लिम लड़के जो पढ़ते थे मेरे साथ 12वीं तक भी पढ़े हैं, तो उनको मैंने देखा तो वो बेचारे वही शादी किए आज से 10 साल 15 साल 20 साल पहले 25 साल पहले शादी हुई, उनके बच्चे भी बड़े हो गए। तो एक तो ये जो एक उनके बारे में दुष्प्रचार है कि हर मुल्ला जो है 4 शादी करता है 2 शादी करता है, टोटली दुष्प्रचार है, प्रैक्टिकली मैं देखता नहीं। दूसरे जो सबसे बड़ी बात है कि मुसलमानों में जो वही सेम प्रॉब्लम है जो हिंदुओं में है कि आखिर एक शादी से ही वो कहते हैं कि हमारा घर नहीं चलता, हमारे बच्चे नहीं पलते, हमारे खाने का समस्या है, रोजगार की समस्या है, तो कहाँ से प्रैक्टिकल होगा कि हम 2 शादी कर ले, 2 बीवियां पाले, 3 शादी कर ले, 3 बीवियां पाले। तो देखिए इस दुष्प्रचार का तो जवाब जो है उनके मौलवी ही फैक्ट से दे सकते हैं, हम लोग तो दे नहीं सकते। जो मुस्लिम सोसाइटी के जो लोग हैं कम से कम वही डाटा लेके आए कि देश में कितने मुसलमानों ने, और गवर्नमेंट को भी चाहिए जो दुष्प्रचार करती है गवर्नमेंट में सारे मुसलमानों के घरों में सर्वे करा ले कि कितने मुसलमानों ने 4 बीवियां रख रखी है और कितने मुसलमानों ने 3 शादियां कर रखी हैं। 1-2% मुसलमान होंगे जो आर्थिक रूप से संपन्न होंगे और 2-3 बीवियां रखे होंगे, नहीं तो 99 उतने हिंदू भी 2-3 बीवियां रखे होंगे। मैं हिंदुओं में भी कई अपर कास्टों में देखा हूं कि 2-2 शादियां होती रही है, अब रुक गया, नहीं तो आज से 40-50 साल पहले तो 2 शादियां हो जाती थी लोगों की। जो कह रहे हैं कि जेपी सिंह जी की बच्चा नहीं होता है, तो हमारे यहाँ बच्चा नहीं होने पर दूसरी शादियों का कई मैंने रिवाज देखा है गांव देहात में कि चलो बच्चा नहीं हो रहा है तो लेडी के घर में ही कोई छोटी बहन है तो उससे शादी कर दी जाती थी, ऐसी परंपरा भी मैंने देखी है हिंदू समाज में। तो मेरा ये मानना है कि ये दुष्प्रचार से अच्छा है कि गवर्नमेंट पहले इसका सर्वे कराए कितने मुसलमान इस देश में है जो बेचारे 4-4 शादी किए हुए हैं। दूसरा प्रैक्टिकली एक भी मुझे 1% हमारे एरिया में तो मैं बहुत मुश्किल से देखा डाइवोर्स भी नहीं देते। ये जो ट्रिपल तलाक वाला होता है ना कि 3 तलाक देके घर से भगा दिए, वो भी मुझे कोई नजर नहीं आए। हाँ परसों मैंने एक वीडियो देखा, मैंने अपने जिले का मैं उदाहरण देखना चाह रहा था कि एक लड़का जो था मुस्लिम लड़का हमारे शहर का, वो दूर वही जिले के अंदर किसी गांव में जाके दूसरी शादी कर रहा था। पहली वाली बीबी के फादर को पता चल गया और उसने उस निकाह के टाइम पे उसकी जाके वो जूत परेड करी, वहां पे उसका वीडियो वायरल हो रहा है, तो वो पिटाई उसकी करी को भागता हुआ नजर आ रहा था निकाह छोड़ के। तो अब मुस्लिम समाज में ये भी एक जागरूकता है
कि अरे तूने हमारी बेटी को छोड़ के तो दूसरी शादी कैसे कर रहा है? भाई हमारी बेटी की सहमति के बिना कैसे कर रहा है? इस्लाम में तो पहली बीवी की सहमति के बाद ही आप दूसरी शादी कर सकते हैं। तो तू चुपके से आके शादी कर रहा है। उसकी वो पिटाई हुई वीडियो में देख रहा था, कल मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में किसी लड़के ने डाला था बोधगया से, तो मैं देख के हैरान था। और चूंकि उस शकल से ही पहचान में आ रहे थे, टोपी लगाए हुए थे, दाढ़ी बड़ी हुई थी, लड़की का बाप जो है उसको जूते जूत मारा जा रहा था। तो मैं अब उनके अंदर भी जागरूकता है, कोई बर्दाश्त नहीं करता कि उसकी बेटी को छेड़ के कोई 2 शादी कर ले, 3 शादी कर ले। तो इनके बारे में इतना दुष्प्रचार नहीं होना चाहिए। और ये जो करते हैं वो पता ही है उनका क्या पॉलिटिकल एजेंडा है। जी जेपी सर, कंक्लूडिंग रिमार्क्स। नहीं, चूंकि बात वो चल रही है इसलिए मैं एक संदर्भ आपको देना चाहता हूँ। नजीर हुसैन एक जो है सिनेमा में अभिनेता हुआ करते थे गाजीपुर जिले के, और भोजपुरी सिनेमा में तो उनका बहुत बड़ा रोल होता था। शायद ही भोजपुरी फिल्म कोई उनके जीते जी बनी हो जिसमें नजीर हुसैन गरीब से लेके अमीर तक किसी भूमिका में ना हो, ऐसा शायद ही हुआ हो। वो गहमर के पास एक उसिया गांव है, उसिया, वो पठानों का गांव है। किसी जमाने में सारे पठान राजपूत थे, जो किन्हीं कारणों से जिनको जो है वो म्लेच्छ घोषित कर दिया हमारे पंडित जी लोगों ने, और वो सब पठान बन गए। उनके यहाँ स्वयं उनके यहाँ के पढ़े लिखे लोगों ने एक सोशल मूवमेंट चला रखा है कि शादी ब्याह में केवल 5 आदमी पर विवाह होता है, केवल 5 आदमी, लड़का लड़के के पिता और बाकी एक नाऊ और 2 लोग, और केवल 5 आदमी से बारात जाती है और 5 ही जोड़ा कपड़ा केवल दहेज में मिलता है। आप अपने यहाँ जो वलीमा होता है या रिसेप्शन होता है उसमें चाहे जितने लोगों को खिला दीजिए, ना कोई दहेज और ना कोई बारात। पूरा गांव, मतलब आप समझिए बहुत बड़ा गांव है, और वहां ये सोशल मूवमेंट चल गया है। जो वहां के जो पढ़े लिखे अध्यापक, शिक्षक, प्रोफेसर सब जो यूनिवर्सिटी, डिग्री कॉलेजेस में हैं, उन्होंने सब ये आंदोलन चला रखा है। और उस आंदोलन से उसिया गांव में 5 आदमी से 6 आदमी नहीं जा सकता बारात में, और कोई दहेज नहीं देगा चाहे जितना पैसे वाला हो। और उसके अलावा जो है वो आप अपने आप उपभोज करना चाहें तो जिसको मन करे उसको खिलाइए। आप बता रहे, ऐसा नहीं कि इनके यहाँ नहीं चल रहा है। इनके यहाँ सारी समस्या कि जब वो मौलवी और मुल्ला लोग हैं जो कुरान की बात भी जो है सही ढंग से जो है नहीं बताते। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि कुरान शरीफ में फैमिली प्लानिंग के बारे में जब कुरान शरीफ रची गई तब से प्रावधान है। चौथा सूरा 26वां पारा संभवतः है, या 26वां सूरा चौथा पारा है। इतना ध्यान से उतर गया। आपको एक मुस्लिम दोस्त ने हमारे बताया है, जिसमें प्रावधान है कि एक बच्चे पर उसकी माँ का 2.5 साल, उसके माँ के दूध पर 2.5 साल का हक है। और ये माना जाता है कि जब तक माँ बच्चे को दूध पिलाती है तब तक वो फिर से प्रेग्नेंट नहीं होती। तो इसका मतलब 2.5 साल बाद होगी, और 2.5 साल बाद होगी तो फिर 9-10 महीना लगेगा। मतलब एक बच्चे और दूसरे बच्चे के जन्म में 3.25 साल से 3.5 साल का वक्त लगेगा। कोई मौलाना अपने जो है क्या कहते हैं उनको नहीं बताता। ये प्रावधान है, हर साल कैलेंडर छापते रहो, कोई फर्क नहीं। भले लड़के कुपोषण से बच्चे मर जाए, आपको बता, खाने बिना मर जाए, कुपोषण से मर जाए, अनहाइजेनिक कंडीशन की वजह से उनकी डेथ हो जाए। जी चलिए आज हम लोग दूसरे इश्यू पे चलिए संजीव जी। हाँ, ऐसा है कि जब फैमिली प्लानिंग की बात आई तो पाकिस्तान में अयूब खान ने फैमिली प्लानिंग लागू कर दिया था, और उस समय जितने मुल्ले थे वहाँ के वो बड़े सड़कों पे आए, और उनकी वो कुटाई अयूब खान ने करवाई वहाँ पे। और उसके बाद फैमिली प्लानिंग सफलतापूर्वक उसने लागू कर दिया पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान ने इस्लाम के अंदर जितने भी प्रोग्रेसिव लॉ अमेंडमेंट करने थे उन्होंने किए पाकिस्तान के अंदर, और इवन कि बांग्लादेश ने भी किए हैं। बहुत ही प्रोग्रेसिव जितने भी अमेंडमेंट्स करने थे उन्होंने किए हैं। और ये नहीं कि अपनी मर्जी से किए हैं, कुरान के ही जो वर्सेस हैं उसके हिसाब से किए हैं। ये जो मुल्ले, जो अनपढ़ मुल्ले जो बैठ के जो कुरान का व्याख्या करते हैं, उनके भरोसे नहीं छोड़ा उसको। उन्होंने जो रियल कुरान के स्टडी करा के कहा कि क्या क्या प्रोग्रेसिव चीजें हैं जिसको हम लॉ में ला सकते हैं, वो पाकिस्तान और बांग्लादेश ने दोनों ने किया है। जी चलिए, बहुत ही शानदार डिस्कशन रहा। स्त्रियों के ऊपर यूनिफॉर्म सिविल कोड पे भी हमने बहुत शानदार चर्चा की, और बहुत सारी नई जानकारी भी मुझे मिली। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए, सुनिए, सुनाइए और शेयर करते रहिए, क्योंकि यहाँ पे पूरा रिसर्च रेफरेंस के साथ बात होती है। गोदी मीडिया नहीं है, अम्बेडकर नामा है। शुक्रिया, शुक्रिया सर, थैंक यू।